बच्चे लास्ट टाइम हमने हाइड्रोस्टैट्स के अंदर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप किया था, और ये सारे टॉपिक करने से पहले हमने कुछ छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपना किया था जिसके अंदर हमने सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन को विजुअलाइज किया था कुछ प्रैक्टिकल्स के थ्रू, और उसी के बेसिस पे हमने फिर सरफेस एनर्जी की डेरिवेशन करी थी। और सरफेस एनर्जी की डेरिवेशन के अंदर सबको ये क्लियर हो गया था कि किस तरीके से हम एक जो अपने पास फिल्म बनती है, सरफेस फिल्म बनती है, उसके दो सरफेस किस तरीके से ले रहे थे, सबको समझ में आ गया था। उसी के बेसिस पे आगे चलते हुए हमने क्या किया बच्चे, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप के केस में क्या था, अंदर लिक्विड है, बाहर फ्री सरफेस सिर्फ एक था। हमने फिर किया था एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। बबल के केस में क्या होता है, अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, तो दो फ्री सरफेस हो गए। एग्जैक्टली अगर इसको सोचो, अगर मैं इसको मोड़ के किसी तरीके से ऐसे स्फेयर वगैरह बना देता हूं कुछ, तो इसके अंदर वाला भी सरफेस फ्री है और बाहर वाला भी सरफेस फ्री है। तो ये जो हमारे पास बनता है इस तरीके से, तो सोप बबल के केस में दो फ्री सरफेस थे, इसलिए एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला जो आया था वो ड्रॉप के कंपैरेटिवली डबल आया था, ट्वाइस आया था। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमारे पास था बच्चे एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल इन द लिक्विड। अब इन द लिक्विड का मतलब क्या हुआ, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एक एयर बबल है, जैसे एग्जैक्टली पानी की बोतल के अंदर लगा लो कि अंदर कहीं एयर बबल क्रिएट हो गया। अब अगर अंदर एयर बबल है तो सेम ये लिक्विड ड्रॉप जैसा केस हुआ। लिक्विड ड्रॉप में अंदर लिक्विड और एक फ्री सरफेस, इसके अंदर अंदर एयर और एक फ्री सरफेस जो लिक्विड के कांटेक्ट में है कि नहीं। तो यहां पर भी जो एक्सेस प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, P इज इक्वल टू 2S/R होना चाहिए कि नहीं। जो हमारे पास एक्सेस प्रेशर फॉर द लिक्विड ड्रॉप आया था, सेम उसी तरीके से एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल इन द लिक्विड सेम निकलना चाहिए 2S/R, क्योंकि इन दोनों केसेस के अंदर फ्री सरफेस सेम है। लेकिन एक सिचुएशन है यहां पे, जब हम लिक्विड ड्रॉप की बात कर रहे थे, लिक्विड ड्रॉप बेसिकली कहां पे था, हमारे पास लिक्विड ड्रॉप था खुले में, हवा में, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह हमने कंसीडर नहीं किया था। अब यहां पर अगर वो बबल है जो लिक्विड के अंदर है, तो जितना डेप्थ में जाता जाएगा उतना उसके ऊपर और प्रेशर आता जाएगा कि नहीं, है ना। ऐसे ही होगा, बबल जितना नीचे जाता जाएगा उतना ही उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू द डेप्थ विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय H, तो H रो G का एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड ऑन हो जाएगा। तो वो वैल्यू हमें इसके अंदर साथ में ऐड करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आई है। तो लिक्विड ड्रॉप के कंपैरेटिवली ये जो एयर बबल है इनसाइड द लिक्विड, इसके अंदर सिर्फ यही डिफरेंस आएगा, दैट एक्सेस प्रेशर इफ एयर बबल इज at a depth of H, तो excess pressure is given by 2S/R plus H rho G। क्लियर है, ये सिंपल है। अब आता है बच्चे एक टॉपिक, एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है हमारे पास, एंगल ऑफ कांटेक्ट बेसिकली क्या रहता है अपने पास। पहले हम ये एंगल ऑफ कांटेक्ट समझने से पहले ड्रॉप्स के टाइप समझते हैं। अब ड्रॉप्स के टाइप कैसे हो सकते हैं, तुमने पानी की बूंद देखी हुई है, सबने देखी हुई है, टेबल के ऊपर अभी एक पानी की बूंद डालते हैं, तो क्या वो स्फेरिकल देखी है तुमने कभी। एक बारी वापस से इमेजिन करो, विजुलाइज करने की कोशिश करो, अपनी बचपन की सारी हरकतों में याद करो, जो पानी की बूंद तुमने गिरी हुई कहीं देखी है, क्या वो पूरा स्फेयर देखा है तुमने कभी, कभी नहीं होता। वो कैसा होता है, हेमिस्फेयर टाइप का कुछ होता है, एग्जैक्टली ऐसा है ना, एग्जैक्टली इस टाइप का कुछ होगा। लेकिन अगर मैं इमेजिन करने के लिए बोलूं, तुमने किसी ने मरकरी देखी है रियल में, हाथ में उठा के, नहीं देखी होगी, तुमने देखी है। जिसने देखी है बहुत बढ़िया, जिसने नहीं देखी है कोई बात नहीं, थर्मामीटर तोड़ोगे तो मरकरी निकलेगी उसमें से, ठीक है। उस मरकरी को अगर कभी देखोगे, या मरकरी छोड़ो, कभी तुमने जैम जो होता है जो हम खा रहे होते हैं, जैम की ड्रॉप डाल के देखी है, सॉस की ड्रॉप डाल के देखी है। सॉस अगर बहुत ज्यादा थिक है या हनी है, तो वो क्या पानी के जितना ही फ्लैट होता है, वो उतना फ्लैट नहीं होता, वो पूरा हेमिस्फेयर जैसा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे तरीके से स्फेरिकल हो जाएगा, लेकिन वो ओवल शेप में कुछ होने की कोशिश करेगा। थोड़ी देर बाद वो सेटल होके बेशक थोड़ा फ्लैट हो, लेकिन इनिशियली अगर मैं मरकरी की बात कर रहा था, मरकरी अगर जिसने देखी होगी, मरकरी हमारे पास क्या है, अपने को पता है इट इज द ओनली लिक्विड मेटल। चलो एक और हो जाएगा साथ में, लेकिन फिलहाल के लिए हिसाब से हम मानते हैं मरकरी एक लिक्विड मेटल है। मेटल क्या होता है, हाईली डेंस है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग लिक्विड इट इज वेरी मच डेंसर। अगर कोई हाथ पे रख के देखी होगी किसी ने मरकरी को, कभी ऑब्जर्व करना, बहुत छोटी सी ड्रॉप भी बहुत हैवी रहती है क्योंकि डेंसर बहुत है। तो जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी वो इस टाइप से रहेगा, समझ रहे हो, वो कैसा रहेगा, वो ऑलमोस्ट ओवल शेप का रहेगा।
और जिसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली कम रहेगी वो फ्लैट हो जाएगा। अब अगर वो फ्लैट है बिल्कुल, मतलब फ्लैट इन द सेंस ऐसे हेमिस्फेरिकल शेप में होगा, तो अब यहां एंगल ऑफ कांटेक्ट हम कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी, और ये जो टेंजेंट है जो सरफेस के साथ एंगल बनाएगा, दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। बात समझ में आई है? सिंपल है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? जो भी हमारे पास मेनिस्कस बन रहा है, जो अपर लेयर बन रही है, बेसिकली मेनिस्कस वर्ड यहां गलत है, जो हमारे पास एक लेयर बन रही है उस लेयर का जो टेंजेंट बनता है, वो टेंजेंट जो सरफेस के साथ एंगल बनाएगा, वो हमारे पास क्या होगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है ये? इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, यहां वाले में अब टेंजेंट इधर से बन रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा यहां बन गया। क्लियर? एंगल ऑफ कांटेक्ट कोई बड़ी चीज तो नहीं है, पता चल गया। एंगल ऑफ कांटेक्ट बेसिकली हमारे पास क्या हो गया? द एंगल ऑफ कांटेक्ट between a liquid and a solid in contact is defined as the angle enclosed between the tangent to the liquid surface at a point of contact and the solid surface inside the liquid। सीधी बात है। चलो अब इसके बाद आता है बच्चे अपने पास, देखो हाँ एक और चीज। अब यहां पे ना तुम दो बीकर्स का केस देख रहे हो, यहां पे एक ये बीकर है, एक ये बीकर है, दोनों बीकर्स हैं, दोनों के अंदर हमने लिक्विड डाला हुआ है। पर तुम ध्यान से देखो, यहां पर ये जो मेनिस्कस है, मेनिस्कस हम किसको कह रहे होते हैं? जहां पे हमारे पास लिक्विड है, तो वो हमारे पास क्या है? नीचे की साइड है ना? और इस वाले केस में मेनिस्कस ऊपर की साइड है। अगर मेनिस्कस ऊपर की साइड है, मतलब अंदर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरेटिवली, ऐसे ही है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डोमिनेट कर रहा है, इसलिए नीचे की साइड है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पहले। जो हमारे पास कनकेव शेप जिस साइड में होता है, उस साइड में प्रेशर ज्यादा होता है। अब दोनों में लिक्विड डाला हुआ है, लेकिन यहां पर लेस डेंसर लिक्विड है। मान लेते हैं वाटर है या ऑयल है, जिसकी डेंसिटी कम है। जिसकी जितनी डेंसिटी कम रहेगी उतना उसका प्रेशर भी कम रहता है। प्रेशर कम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, जिसकी वजह से मेनिस्कस नीचे की साइड है। अगर मेनिस्कस नीचे की साइड है, तो यहां मैंने बीच में लेट अस अज्यूम कोई रॉड डाल दी है, या हम लगा लो कोई टेस्ट ट्यूब है, कोई भी चीज है, उसके साथ जो ये मेनिस्कस कांटेक्ट में है, तो यहां से मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा इस सॉलिड सरफेस और इस मेनिस्कस के बीच में, तो ये एंगल बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। बट अगर मैं मरकरी को डालता हूं, तो मरकरी क्या है? ज्यादा डेंसर है, तो उसके अंदर प्रेशर अंदर से ज्यादा आएगा, तो मेनिस्कस ऊपर की साइड बनेगा। तो अब यहां जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, जो ऑब्ट्यूस एंगल है। क्लियर है? तो एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर एक्यूट है, छोटा एंगल है, 90 से कम है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? हमने जो वहां पर लिक्विड यूज किया है वो लेस डेंसिटी वाला है। और अगर एंगल उससे 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, इसका मतलब हमने हायर डेंसिटी वाला लिक्विड यूज किया वहां पे। क्लियर है? ये एंगल ऑफ कांटेक्ट समझ में आ गया। अब हमारे पास आता है बच्चे कैपिलैरिटी। अब कैपिलैरिटी का क्या लॉजिक होता है? किसी को पता है कैपिलैरिटी क्या होती है? कैपिलरी एक्शन पता है? नहीं आइडिया। एक सिंपल एग्जांपल डिस्कस करते हैं यहां पे। पहले तुमने एक चीज नोटिस करी है, अगर गीली लकड़ी है, गीली लकड़ी को जलाते हैं, तो जलाते हुए उसमें से धुआं निकलता है। अगर वो आग पकड़ ले तो, बिल्कुल बहुत गीली नहीं, थोड़ी बहुत गीली है, एक साइड से सूखी भी है और दूसरी साइड से गीली है, तो भी सूखे साइड से जलते हुए भी है ना, गीली माचिस जलाते हैं तभी धुआं ज्यादा निकलता है। या सिंपल एक मैं तरीका बताऊं, मान लो हम ये करके देख लेंगे, अभी लोडी आएगी उसमें जला लेंगे, लकड़ी है, एक साइड से गीली कर लेंगे, एक साइड से सूखी रखेंगे। मैं सूखी साइड से लकड़ी जलाऊंगा, तब तो गीले का कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यहां से धुआं ज्यादा निकलेगा। ये क्यों होता है? और इसके अलावा अगर मैं एक और चीज बताऊं, हमारे पास सबको टावल, सबको पता है क्या होता है ना? ज्यादा अंग्रेज बनते हैं तो टाल क्या लेते हैं। अब वो यूज कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? कैसे यूज कर रहे थे सबको पता, वो यूज कैसे करते हैं। ठीक है, रणबीर कपूर बन के करेंगे जिसके आपसे, अदरवाइज अपने अपनी इच्छा अनुसार, है ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले की तरह करना, जैसे जिसका इच्छा है वैसे करेंगे। लेकिन मुद्दा क्या है, अगर उसके मैकेनिज्म पे जाएं, अब टाल के मैकेनिज्म में क्या बात कर रहे हैं? साफ करना है ना, बॉडी के ऊपर पानी लगा हुआ है, उसको हमें साफ करना है, उसके लिए मैकेनिज्म क्या हुआ? अब मैकेनिज्म में एक क्या तरीका है, हम टाल पकड़ते हैं, रगड़ रहे होते हैं कि हाँ साफ हो जाए, पर रगड़ क्यों रहे हैं? टाल का काम क्या साफ करना है? उसका पानी को एब्जॉर्ब करना है। अगर कोई शांति से 1 सेकंड 2 सेकंड का इत्मीनान रख के सिर्फ टाल को सरफेस पे रखेगा, तो भी वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल क्या है? टेबल पे थोड़ा सा पानी गिरा है, हम ऊपर कपड़ा रख देते हैं,
कपड़ा उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। टाल वही काम कर रहा है, चाहे बॉडी के ऊपर करो चाहे टेबल के ऊपर करो, पोछा यही करता है। ऐसा क्यों भाई? उसमें क्या जादू मंतर है ना? कुछ तो होना चाहिए ना कि वो लिक्विड ऊपर कैसे जा रहा है। अगर सरफेस के ऊपर पानी पड़ा, अगेंस्ट द ग्रेविटी वो ऊपर क्यों आ रहा है? ये सारे एग्जाम्पल जितनी भी मैंने बातें करी हैं, ये सारे कैपिलरी एक्शन होते हैं। अब कैपिलरी एक्शन बेसिकली है क्या? अगर मैं यहां पर करके दिखाऊं तो मैं कोई लिक्विड लेते हैं, एक मिनट लेके आना बच्चे वहां से, जो अपना वो टेस्ट उसके अंदर बीकर के अंदर है, ठीक है। कोशिश करते हैं अगर हम विजुअलाइज कर पाए, किसी भी लिक्विड के अंदर अगर हम कोई कैपिलरी ट्यूब डालते हैं। अब कैपिलरी ट्यूब पता है सबको क्या होता है? किसी को आइडिया है कैपिलरी ट्यूब क्या होता है? कैपिलरी ट्यूब अगर तुम लैब में जाके देखते हो, जहां टाइट्रेशन वाला तुमने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो वहां पे कैपिलरी ट्यूब होती है। अब कैपिलरी ट्यूब कुछ और नहीं है ना? तो जब हम कैपिलरी की बात करते हैं, कैपिलरी बेसिकली होती क्या है? कैपिलरी किसी और चीज का नाम नहीं, एक फाइन ट्यूब होती है। हमारे पास एक फाइन ट्यूब नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर अलग अलग है। एक दूसरा कैपिलरी एक्शन का मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैं पानी के अंदर डालूंगा और पानी एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर आ जाए। मतलब समझ रहे हो कि अगर मैं यहां पर इसी जो मेरे पास मान लो टॉवल है उसको मैं फोल्ड करता हूं और इतनी मोटी सी लेयर बना देता हूं और मैं पानी के ऊपर रख देता हूं, क्या पानी बिल्कुल ऊपर तक एकदम से पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा, है ना? तो कैपिलरी बेसिकली है क्या, पहले उसके बारे में बात करते हैं। कैपिलरी ट्यूब सिर्फ एक फाइन जो ट्यूब होती है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट और कंपैरेटिवली उसका रेडियस कम होना चाहिए, उसको कैपिलरी कहते हैं। जो हम कहते हैं पोर्स हैं, अगर हम कपड़े की बात करते हैं तो उसके अंदर फाइन पोर्स हैं, छोटे छोटे पतले पतले बिल्कुल, वो कैपिलरी है। और राइज ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। ये बात समझ में आई है? राइज ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। अब मैं चाहता क्या था कि मैं अगर इस पेन को किसी लिक्विड के अंदर डिप करूंगा, मैं पेन को लिक्विड के अंदर डिप करूंगा, सिंपल साफ पानी के अंदर डाल के देखेंगे भी। अगर मैं इसको इसके अंदर डिप करता हूं तो क्या होना चाहिए? एज पर कैपिलरी एक्शन जो पानी का लेवल है, अगर इसका पानी का लेवल यहां था तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो लेवल थोड़ा ऊपर आ जाना चाहिए। इसका सिंपल सरल एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, मान लो यहां पे हमने जब कैपिलरी ट्यूब डाली, साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा लग रहा है कि नहीं? तो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर ऊपर ज्यादा आना चाहिए। इस एक्शन को कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो कैपिलरिटी सबको समझ में आ गई है बच्चे? कैपिलरिटी बेसिकली क्या है? पहले कैपिलरी की बात करें, अ ट्यूब विद अ फाइन यूनिफॉर्म बोर throughout its length is called capillary tube. The phenomena of rise or fall of a liquid in capillary tube is called capillarity. अब यहां देखो, मैंने अभी डेफिनेशन के अंदर क्या बोला है? मैंने जितने भी एग्जांपल दिए थे उसके अंदर राइज ऑफ लिक्विड की बात करी थी, लेकिन साथ में ही यहां पर क्या है? राइज और फॉल। अब राइज और फॉल का क्या लॉजिक है? यहां पे देखो, ये एक कैपिलरी ट्यूब है। अगर हमारा जो मेनिस्कस है इस तरीके से बन रहा है, मतलब लेस डेंसर के लिए, तो लिक्विड क्या कर रहा है? राइज कर रहा था। और अगर ज्यादा डेंसिटी वाला होगा तो लिक्विड जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर है वो क्या करेगा? फॉल करेगा। तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं और इस दोनों केसेस को हम मिला जुला के क्या कह रहे हैं? कैपिलरी एक्शन। क्लियर है? अब हम राइज ऑफ अ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब को या एसेंट फॉर्मूला को डिराइव करने वाले हैं। देखो, इसके अंदर पहले यहां से शुरू करते हैं कि केस क्या है। हम यहां पर बात कर रहे हैं व्हेन वन एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब, when one end of a capillary tube of radius r is immersed into the liquid of density rho, the shape of the liquid meniscus in the tube becomes concave upward. बनेगा कि नहीं? अगर मैं सिंपल क्या बोल रहा हूं बच्चे, मेरे पास ये जो पानी है, अगर मैं इसके अंदर मैं किसी भी कैपिलरी ट्यूब को डिप करता हूं, देखो ये हमारे पास पूरे तरीके से यूनिफॉर्म नहीं है, बट मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म है, ठीक है। और मैं अगर नीचे वाले पार्ट को इसके अंदर डिप कर रहा हूं तो इसके अंदर क्या हो रहा है? जो मेनिस्कस बन रहा है वो कैसा बन रहा है? अपवर्ड कनकेव, बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा, ठीक है ना। इसको अगर कोई देखना चाहता है, आराम से तसल्ली से टाइम लगा के देखते रहना, तो वो अपवर्ड मेनिस्कस इसके अंदर फॉर्म होगा। लेकिन फर्क क्या होगा? यहां पर लिक्विड सिर्फ इस लेवल पर मेनिस्कस बना के नहीं रहेगा, लिक्विड कंपैरेटिवली इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। इतना नहीं जितना इसमें दिखाया है, इतना समझाने के लिए ऑब्वियसली किया हुआ है, लेकिन कंपैरेटिवली जो ये वाटर लेवल है, इससे इसके अंदर अपना कैपिलरी के अंदर थोड़ा सा लिक्विड राइज कर जाएगा। ये बात समझ में आई है? यहां पर हमने क्या बाना है, देखो पहले इस डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर हम बताना क्या चाहते हैं। यहां पर अलग अलग दो केसेस को एक ही डायग्राम में बताया है मैंने,
तो इसको समझना, कंफ्यूज मत होना। पहला केस हमने क्या रखा है, यहां पर कैपिलरी ट्यूब को हमने लिक्विड में डिप किया, अभी जस्ट डिप किया है, मेनिस्कस फॉर्म हुआ। लेकिन हम जब डिप करेंगे विद इन, और तुम कह लो कि सर्टेन सेकंड मतलब क्या कह रहा हूं कि माइक्रो सेकंड्स लगा लो, मिली सेकंड्स लगा लो, बिल्कुल इंस्टेंटली लिक्विड यहां से ऊपर चला जाएगा। अगर लिक्विड राइज करेगा तो बहुत टाइम नहीं लेगा, वो क्या करेगा, लिक्विड राइज कर जाएगा। तो इनिशियली डिप किया, मेनिस्कस फॉर्म हुआ और फिर लिक्विड राइज कर गया। तो ये इसी का आगे वाला केस है, फ्यूचर केस है एक तरह से, जब लिक्विड राइज कर गया। ये बात समझ में आई है। इसके अंदर हमने पॉइंट्स रख लिए, ए, बी, सी, डी और ई पॉइंट। ये पॉइंट्स ठीक है। ये पॉइंट, ए पॉइंट कहां है, लिक्विड के ऊपर, बी पॉइंट है लिक्विड के अंदर, सी पॉइंट लिक्विड के ऊपर, डी पॉइंट लिक्विड के अंदर। अब कहीं पर अगर लिक्विड राइज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे प्रेशर बैलेंस हो गया, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, ऊपर से लगने वाला प्रेशर और नीचे से लगने वाला प्रेशर इक्वल है। लेकिन इस केस की मैं बात करूं ए और बी के अंदर, ऊपर से जो लिक्विड है वो, उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P। और इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो पानी है, ये अंदर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड की तरह P-2S/R का प्रेशर लगेगा, लगेगा कि नहीं। यहां पर जो प्रेशर होगा इनसाइड द लिक्विड वो P-2S/R के इक्वल होगा। यहां पर लिक्विड ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो दोनों पे प्रेशर PP होना चाहिए। अब जब कैपिलरी एक्शन हो गया है, लिक्विड राइज कर गया है, तो लिक्विड अगर राइज कर गया है तो इस ई पॉइंट पे इसके बराबर का प्रेशर हो जाना चाहिए कि नहीं। अब तो इक्विलिब्रियम में आ जाना चाहिए सब कुछ, क्योंकि अगर हमने कैपिलरी ट्यूब अंदर डिप कर दी है तो वहां पर इक्विलिब्रियम ब्रेक कर गया होगा, है ना। दोनों तरफ से जो प्रेशर लग रहा था वो सेम नहीं लगेगा, नीचे से प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा जिसकी वजह से वाटर ऊपर चला गया होगा। अब जो ये लिक्विड कॉलम ऊपर चला गया है तो यहां से ये ई लेवल डी के बिल्कुल सेम लेवल पे रखा हुआ है हमने। तो अगर सिस्टम वापस से इक्विलिब्रियम में आ गया है तो अब ई पर और डी पर सेम प्रेशर आना चाहिए। फिर से समझाता हूं, देखो हमने क्या बात करी, जब हम कैपिलरी ट्यूब को अंदर डिप कर रहे हैं, जब तक डिप नहीं किया था ये जो पानी है वो बिल्कुल सेम लेवल पे है थ्रू आउट। जब मैंने इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब डिप करी तो किसी रीजन से कैपिलरी ट्यूब के अंदर पानी ऊपर आ गया। क्या रीजन हो सकता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा, होना चाहिए ना, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, अंदर से प्रेशर ज्यादा लग के पानी ऊपर आ गया, ऊपर का प्रेशर कम, नीचे से ज्यादा, पानी ऊपर आएगा, राइज कर जाएगा। अब जब राइज कर गया है तो एक पॉइंट पे जाके रुक गया है, ऐसा नहीं है ना कॉन्टिन्यूसली चलता ही जा रहा है इन्फिनिटी तक, किसी हाइट पे जाकर लिक्विड रुक गया है। अब और राइज क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अब सिस्टम वापस इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है, सारा प्रेशर सारी फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, तो अब हर हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए, हर हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। ये पॉइंट समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं। इसी को फॉर्मूला वाइज रिलेट करते हैं और आगे समझाता हूं। देखो, लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। कैपिटल आर क्या बचा, रेडियस ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। अब लिक्विड मेनिस्कस पता है सबको क्या था, जो मैं बार बार बता रहा था कि कनकेव की तरह बन रहा है, ये नीचे की तरफ जो इस तरीके से हमें मेनिस्कस दिखता है ना। तो ये मेनिस्कस अगर ये कंप्लीट सर्कल बनाता, अगर ये पूरा ऐसे करके कंप्लीट सर्कल बनाता, तो इसका जो रेडियस होगा इस मेनिस्कस का वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो स्मॉल आर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिलरी ट्यूब के रेडियस को। क्लियर है ये, किसी को इसमें दिक्कत, स्मॉल आर और बड़े आर में कंफ्यूजन तो नहीं है ना। स्मॉल आर हमारे पास क्या है बच्चा, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ ट्यूब एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस मेनिस्कस। ठीक बात है, पक्का गनी का बच्चा। मेनिस्कस का रेडियस कैसे बनेगा हमारे पास, अगर हम किसी लिक्विड की बात कर रहे हैं जो हमारे पास कैपिलरी ट्यूब के अंदर है, ये हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है, इसके अंदर मेनिस्कस कुछ ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं। और अगर मैं इसको कंप्लीट सर्कल बनाऊं, ऐसे बनेगा कि नहीं, इसका कोई तो सेंटर होगा कहीं पे, तो यहां से जो ये बना, ये रेडियस बना कि नहीं इसका, है ना। और जो हमारे पास ट्यूब है, ये
इसका रेडियस कैसा बनेगा, ये ऐसा जाएगा, तो ये जो स्मॉल आर है ये इसका रेडियस बना के नहीं, किसी को इस चीज में परेशानी तो नहीं है, ठीक बात है। चलो अब हमारे पास क्या है बच्चा, हमारे पास रेडियस ठीक है, पी अपने पास क्या आ गया बच्चा, पी इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर है, पी क्या बन गया अपना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एस हमने सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड ले ली। अब प्रेशर एट ए कितना है, पी, इनिशियली जो इस पॉइंट पे प्रेशर है वो कितना है, पी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, सीधी बात है। प्रेशर एट बी इट इज इक्वल टू पी माइनस 2s बाय आर, किसी को इसमें दिक्कत, जो हमारे पास प्रेशर एट बी आया है ये P माइनस 2s बाय आर क्यों आया, जब हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम के अंदर हमने क्या देखा है, इसके अंदर ये जो B पॉइंट है अपने पास, इस वाले पॉइंट की हम बात करें तो इस पॉइंट पर लिक्विड है, वहां पर हमने पढ़ा था, हमने इससे पिछली डेरिवेशंस में यही डिस्कस किया है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड किया था कि नहीं, जो हमारा लिक्विड ड्रॉप था उसके अंदर एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या थी, P माइनस 2s बाय आर थी ना, तो यही हमारे पास बी पॉइंट पे प्रेशर हमने यहां लिख दिया है, ठीक बात। नाउ द प्रेशर एट पॉइंट सी एंड डी, वो दोनों पे पी है, यहां पर हमारे पास जो ये सी और डी है इन पे भी दोनों पे प्रेशर पी और पी है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में सिस्टम दोनों तरफ से प्रेशर बराबर लग रहा होगा, कोई दिक्कत बच्चा। अब द पॉइंट बी एंड डी आर इन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन इन लिक्विड। मैं एक काम करता हूं, इस डायग्राम को साथ में नीचे लेके आ जाता हूं, वो रेफरेंस के लिए साथ ही साथ पॉइंट्स को देखते चलेंगे। देखो अपने पास यहां पर इसमें ना हर पॉइंट पे नजर रखना साथ में कि हम क्या बात करते हैं। हमने बात करी है यहां पर जो अपने पास पॉइंट्स हैं बच्चा, पॉइंट बी एंड डी आर इन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, है कि नहीं, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है, ये बी और डी हैं, ये दोनों के दोनों सेम है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हैं, एंड इन द लिक्विड बट द प्रेशर एट दीज पॉइंट इज डिफरेंट, एक पे P माइनस 2s बाय आर है, एक पे हमने P माना है, हेंस देयर विल बी नो इक्विलिब्रियम, है कि नहीं। तो अब अगर इक्विलिब्रियम नहीं है वहां पर तो क्या होगा, इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम द लिक्विड लेवल राइजेस इन कैपिलरी ट्यूब up to the height h so that the pressure at point D and E which are in same level may becomes equal। कंसेप्ट समझ में आया किसी को, मैं एक बार फिर से इसे समझाता हूं। देखो हमने क्या बात करी, इसी डायग्राम को बना रहा हूं और एक बार रिलेट करना, क्योंकि फिर चीजें आसान हो जाएंगी अगर तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आ जाता है क्या है। ये हमारे पास बच्चे हमने लिक्विड मान लिया जिसके अंदर ऐसा अपना सीधा सा मेनिस्कस था, इसके अंदर एक पॉइंट हमने माना है C, एक पॉइंट हमने माना है D, जहां पर दोनों पर प्रेशर क्या है, P। क्यों प्रेशर हमने P माना, क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो जितना नीचे से प्रेशर लग रहा होगा उतना ही ऊपर होगा, ऊपर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे से भी P उसको बैलेंस कर रहा होगा। हमने अब यहां एक कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट कर दी है, ये जो कैपिलरी ट्यूब हमने डाली, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है A पॉइंट पे वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, ऊपर से खाली है वो, है ना, कैपिलरी ट्यूब पता है दोनों तरफ से खाली है, सिंपल पाइप है। नीचे वाला जो पॉइंट है बी, इस पर प्रेशर कितना होगा, यहां पर जो इसके अंदर प्रेशर है, पानी है जो इसकी वजह से जो प्रेशर है, तो वो जो प्रेशर है क्या था, P माइनस 2s बाय आर, यह हमने पढ़ा था। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, ये टोटल प्रेशर नहीं है, ये क्या है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, P माइनस 2s बाय आर के इक्वल वैल्यू आई थी हमारे पास, तो ये हमारे पास टोटल प्रेशर आ गया इस पॉइंट का, मतलब प्रेशर एट बी आ गया। अब हो क्या रहा है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम है, तो हमने जब प्रेशर का कंसेप्ट पढ़ना शुरू किया था हमने क्या डिस्कस किया था, अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर जगह पे हम पूरे लिक्विड सरफेस पे घूम जाएं तो प्रेशर तो सेम रहना चाहिए, है ना, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे h रो जी होता है अपना प्रेशर, तो प्रेशर में अगर हाइट सेम हो गई तो हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होना चाहिए, यहां पर और यहां पर प्रेशर सेम होना चाहिए, बट यहां तो नहीं है, ऊपर से P लग रहा है, यहां P माइनस 2s बाय आर है, यानी कि इस पॉइंट पे प्रेशर B वाले पॉइंट पे अगर मुझे प्रेशर सेम करना है तो यहां से ये लिक्विड उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा, और लिक्विड जब ऊपर राइज कर गया तो हमें ये सिचुएशन मिल जाती है। अब जो पॉइंट है, मान लेते हैं लिक्विड यहां तक राइज कर गया, तो ये पॉइंट था A, ये पॉइंट है B, क्लियर है, और ये पॉइंट हमारे पास आ गया है E।
ई बेसिकली बी वाले ही पॉइंट का नाम रख लिया क्योंकि ए बी अब ऊपर चला गया तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम पॉइंट पे रखने के लिए उसका नाम मैंने ई रख दिया। और अब अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, क्या कह रहे हैं हम, अब अगर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है तो यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम हो जाना चाहिए, और सेम हो गया तो सिस्टम इक्विलिब्रियम डिफाइन कर देगा, जस्टिफाई कर देगा। अब सेम कैसे होगा, यहां से ये जो लिक्विड कॉलम ऊपर गया है ये h रो जी, लेट अस अज्यूम h इज द हाइट जिससे हमारा लिक्विड राइज कर गया, ये एक्स्ट्रा प्रेशर साथ में एटमॉस्फेरिक के मिलके इस पॉइंट पे लगा रहा होगा कि नहीं। ये बात समझ रहे हो, जो लिक्विड कॉलम ऊपर की तरफ राइज कर गया है, ये जो सारा लिक्विड कॉलम है ये भी तो प्रेशर अप्लाई करेगा अब अपने हिसाब से, वो प्रेशर और ऊपर से लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टोटल प्रेशर मिलके ई पॉइंट के प्रेशर को डिफाइन करेगा। किसी को इस कहानी में दिक्कत है? डन है। इसी को अब हम यहां लिख रहे हैं दैट प्रेशर एट ई किस किस के बराबर होगा, जो प्रेशर बी पे था प्लस प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। क्लियर है। अब जो बी पॉइंट पे प्रेशर था वो था कितना, P माइनस टू एस बाई आर, P माइनस टू एस बाई आर, और हाइट कॉलम की वजह से कितना है, h रो जी, दोनों को हमने प्लस किया। एज देयर इज एन इक्विलिब्रियम देयरफॉर प्रेशर एट E मस्ट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट D, और D पर प्रेशर क्या था, P, तो P माइनस टू एस बाई आर प्लस h रो जी मस्ट बी इक्वल्स टू P से P कैंसिल आउट हुआ, h रो जी इज इक्वल टू टू एस बाई आर, और h कितना आ गया, 2s बाय r रो जी। क्लियर है, ये बात समझ में आई है। दिस इज द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब। डन है, राइज ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब के रिस्पेक्ट में ये हमने हाइट निकाल दिया। अब यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, h तो चलो ठीक है मिल गया, r हमारे लिए एक अननोन वैल्यू है, हमें रेडियस ऑफ मेनिस्कस नहीं पता है और निकालना भी डिफिकल्ट है। तो मुझे अगर मान लो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, मेरे पास ये कैपिलरी ट्यूब है पतली सी, मैं इसका रेडियस निकाल सकता हूं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है हमारे लिए, लेकिन इसके अंदर मेनिस्कस का रेडियस निकालना टफ है। तो मैं अगर मान लो हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट गिवन हो, है ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट लिक्विड के हिसाब से हमें इसके लिए गिवन हो या कुछ हो, तो हम उनसे रिलेट करके मैं जो मेनिस्कस का रेडियस है उसको मैं कैपिलरी के रेडियस के साथ रिलेट करा लेता हूं। हमारे पास जब हमने कैपिलरी वाली बात करी थी तो ये वाला मेनिस्कस के रेडियस के लिए कैपिटल आर और स्मॉल रेडियस हो गया हमारे पास ट्यूब का, एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां पर थीटा बन रहा है, सेम एंगल यहां फॉर्म होएगा, तो इसके अंदर आर और आर को मैं रिलेट करा सकता हूं बेस और हाइपोटेन्यूज। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r बाय कैपिटल R। समझ में आई है। तो यहां से अगर मैं रिलेट कराऊं तो अपने पास क्या बनेगा, स्मॉल r बाय कैपिटल R इज इक्वल टू cos थीटा, या मैं कैपिटल R को क्या लिख सकता हूं बच्चे, r बाय cos थीटा या r सीकेंट थीटा, है ना, लिख सकता हूं इस तरीके से। तो मैं कैपिटल R को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, फॉर्मूला के अंदर अपने वैल्यू डालते हैं, तो हमारे पास जो h की वैल्यू थी, r के अंदर हम क्या डालते हैं, r बाय cos थीटा। अपने पास h की वैल्यू क्या आई थी बच्चे, h के अंदर जो हमारे पास यहाँ r आया था उस r की जगह r बाय cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या बन गया 2s cos थीटा बाय r रो जी। क्लियर है। अच्छा देखो बेटा, हमने क्या किया यहाँ पे, इस ट्रायंगल के अंदर अगर तुम r और r को रिलेट करोगे तो क्या है, एक हाइपोटेन्यूज है एक बेस है, हाइपोटेन्यूज और बेस को रिलेट कौन करता है, cos थीटा। तो यहां से मैंने क्या करा, मेरे पास जो r बाय r है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा, तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या निकलेगी, बेस अपॉन cos थीटा, कोई दिक्कत। जो हमारे पास h की वैल्यू निकली थी, h की वैल्यू हमने अभी क्या लिखी है, यहाँ पे देखो 2s बाय रो जी इंटू r था, r की जगह में r बाय cos थीटा, रेसिप्रोकल हुआ तो वो cos ऊपर चला गया सीधा सा, तो 2s cos थीटा बाय r रो जी निकला कि नहीं। क्लियर है, समझ में आई है। तो यहां से हमें एक चीज दिख रही है, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितना रेडियस बढ़ता जाएगा उतना राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब कम होती जाएगी। अपने पास बच्चे जो राइज ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब वाला टॉपिक था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर जो कैपिलरी ट्यूब को हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा, अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है तो वो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज कर जाएगा, और जो हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब के। मतलब जितनी पतली कैपिलरी होती जाएगी, जितनी वो ट्यूब पतली होगी
उतना ज्यादा लिक्विड ज्यादा राइज करेगा। अब मान लो अगर हमारे पास ये कैपिलरी ट्यूब है, अज्यूम कर लो कि ये कैपिलरी ट्यूब है। अगर ये कैपिलरी ट्यूब है, इसको मैं पानी में डिप करता हूं तो इसके अंदर पानी बिल्कुल यहां तक आ रहा है, ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा नीचे यहां तक आ रहा है। अब मैं सेम इसी तरह के बिल्कुल सेम कैपिलरी ट्यूब लेकिन इससे कम हाइट को अगर डिप करता हूं, जो लंबे वाली है उसके अंदर इस पॉइंट तक पानी आ रहा था, छोटे वाली में कहां तक आएगा? सेम रेडियस है, कोई लिक्विड में चेंज नहीं, कोई प्रेशर में चेंज नहीं, बस कैपिलरी ट्यूब का हाइट डिफरेंस है। दोनों को पानी के अंदर डिप किया। इस वाले केस को हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले इसका समझते हैं। इसको मैंने पानी में डिप किया तो किसी एक पॉइंट तक, इसको मैं मार्क कर देता हूं टोटल हाइट के अकॉर्डिंगली, लेट अस अज्यूम इस पॉइंट तक हमारे पास क्या आ रहा है, पानी आ गया, इस हाइट तक पानी आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इससे छोटी हाइट सेम रेडियस वाले को डिप करूंगा तो क्या ये फाउंटेन बन जाना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? ओवरफ्लो होगा तो मतलब फाउंटेन ही बनेगा, होना चाहिए कि नहीं? फाउंटेन। क्यों? फाउंटेन क्या होता है? जिसमें पानी नीचे से आए और ऊपर से निकल जाए। क्योंकि अगर सेम रेडियस वाले कैपिलरी के अंदर बिल्कुल सेम रेडियस, सेम मटेरियल, सेम लिक्विड के अंदर सेम डेप्थ तक हम इसे डिप करेंगे तो इस वाले में पानी इस हाइट तक आ रहा था, दिख रहा है ना, ऊपर वाली हाइट तक मैंने मार्जिन मार्क किया, तो इसके अंदर तो वहां तक हाइट है ही नहीं, तो उससे पहले ही खत्म हो गया, तो पानी निकलेगा और उल्टा ऊपर तक कूद के गिरेगा। कभी ऐसा होता तो देखा नहीं है। कैपिलरी को जब हम अंदर डिप करते हैं तो इनसफिशिएंट लेंथ के साथ होगा क्या? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, राइज ऑफ अ लिक्विड इन अ ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। तो इनसफिशिएंट लेंथ का मतलब हुआ कि जिस टाइम पे हमने कैपिलरी को ब्रेक कर दिया, तो कैपिलरी को अगर हम कम हाइट वाली कैपिलरी यूज करते हैं तो यहां पर अपने पास देखो जो फॉर्मूला है, बेसिकली अपने पास सीधा सीधा जो हमारे पास फॉर्मूला है राइज ऑफ अ लिक्विड का, वो क्या था बच्चा? H इज इक्वल टू 2s बाय r रो जी। सीधा सीधा ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहां पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, किस किस को? H और R को, है ना। अभी देखने में हमने क्या किया, यहां से R को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास H और R आ गया एंड इट इज इक्वल टू 2s बाय रो जी। अब एक बात देखो जरा, 2 कांस्टेंट है, S सरफेस टेंशन है लिक्विड के लिए कांस्टेंट है, रो डेंसिटी है कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है। दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ हाइट एंड कैपिटल R। कैपिटल R क्या था बच्चा? रेडियस ऑफ मेनिस्कस, यही था ना। तो हमारे पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मिला जुला के कांस्टेंट वैल्यू देगा कि नहीं? तो अगर मैं हाइट को कम कर देता हूं, अगर मैं हाइट को कम कर देता हूं तो रेडियस को इंक्रीज होना पड़ेगा। ऐसा ही होता है, अगर दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, और इनवर्सली रिलेटेड का मतलब वो अगर मैंने हाइट को कम कर दिया तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस इंक्रीज कर जाएगा। मतलब अगर मैं इनसफिशिएंट लेंथ के कैपिलरी को पानी में डिप करूंगा तो पानी ऊपर की तरफ आता जाएगा और आते आते वो रेडियस क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा, मतलब फ्लैट होता जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई है बच्चा सबको? तो अगर इनसफिशिएंट हाइट का, इनसफिशिएंट लेंथ का हम कोई कैपिलरी रख लेते हैं तो उसके केस में क्या होगा, जो वाटर है, जो मेनिस्कस ऐसे था, वो धीरे 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 क्या होता जाएगा? फ्लैट होता जाएगा। और एक सर्टेन बिल्कुल अप टू द ब्रिम जब पानी पहुंच जाएगा तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। पानी क्या करेगा? बस फ्लैट हो गया तो रेडियस क्या हो गया? अगर वो पूरा फ्लैट हो गया तो रेडियस तो इंफिनिटी हो गया। अगर तो ये क्लियर हो गया बच्चे सबको? तो इसमें हमारे पास क्या है, व्हेन द ट्यूब ऑफ insufficient length, radius of curvature of the liquid meniscus increases so as to maintain the RH product at constant. As H decreases, R increases and the liquid meniscus becomes more and more flat. तो कभी भी वो फाउंटेन बन के बाहर नहीं निकलेगा पानी, सिर्फ क्या होएगा, वो अप टू द ब्रिम आके बिल्कुल फ्लैट होकर रुक जाएगा। ये क्लियर है? फिर इसके बाद अपने पास टॉपिक है बच्चा, रेडियस ऑफ न्यू बबल फॉर्म व्हेन द टू बबल कोलाइड्स। क्या है? दो बबल्स हैं, आपस में मिल जाएंगे तो एक नया बबल बनेगा। तो जो नया बबल बनेगा उसका रेडियस क्या होगा? अगर हम सिंपल बात करें, सिंपल तरीके से, तो भाई पहली बात तो यही है, भाई पहले वाले की वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर वन क्यूब। दूसरे वाले की वॉल्यूम क्या होगी? 4/3 पाई आर टू क्यूब। अगर एक नया बबल फॉर्म हो रहा है तो इन दोनों की वॉल्यूम्स को ऐड कर देते हैं, है ना, सीधी कहानी है। अब सरफेस टेंशन ऑफ द सो बबल P1 एंड P2 आर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। तो P1 क्या आएगा? 4s by R1, यही था सोप बबल के लिए। P2 क्या आएगा? 4s by R2।
यही था ना हमारे पास, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। अब ये दोनों सोप बबल जब मिक्स हुए, एक बड़ा बबल बना, हमने क्या कहा, आर है उसका रेडियस ऑफ द न्यू बबल फॉर्म व्हेन द टू सोप बबल्स कोलासेस। वी वॉल्यूम ऑफ द न्यू बबल, पी एक्सेस प्रेशर इनसाइड द न्यू बबल। तो कैपिटल वी का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, प्रेशर 4s/r, न्यू सोप बबल का जो रहेगा एक्सेस प्रेशर, है ना, अल्टीमेटली बना सोप बबल है तो एक्सेस प्रेशर का भी फॉर्मूला सेम रहा। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, P1V1 प्लस P2V2 मस्ट बी इक्वल्स टू PV, है ना, होना चाहिए कि नहीं। जो P1V1 प्लस P2V2 इज इक्वल टू PV, बॉयल्स लॉ ने यही कहा था कि दो अलग अलग प्रेशर और वॉल्यूम वाले सिस्टम्स को मिक्स करके एक नया सिस्टम बनेगा, तो अल्टीमेटली P1V1 प्लस P2V2 टोटल प्रेशर इंटू वॉल्यूम के प्रोडक्ट के इक्वल ही रहेगा। यहां से वैल्यू डाल देते हैं, P1 की वैल्यू 4s/r1, V1 की वैल्यू 4/3 पाई r1 क्यूब, P2 की वैल्यू 4s/r2 और V2 की वैल्यू 4/3 पाई r क्यूब। जो कॉमन आया काट पीट के हमने इक्वेट कर रखा किसके साथ, 4s/r 4/3 पाई r क्यूब के साथ। 4/3 पाई 4/3 कट गया, 4 है ना, 4 कट गया, एस सरफेस टेंशन सेम थी वो कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हुआ तो अल्टीमेटली r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर आ जाता है। तो जो नया बबल फॉर्म होगा वो सीधा सीधा क्या निकलेगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अंडर द रूट। सीधी बात है बच्चा, सिंपल है ये। इसी के साथ हमारा जो हाइड्रोस्टैट्स है वो पूरा खत्म हो जाता है। हाइड्रोस्टैट क्या था, बेसिकली जहां पर लिक्विड रेस्ट पे था। इसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट होता है हाइड्रोडायनामिक्स, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।